सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक समास। ठीक है, तो समास सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि समास होता क्या है, यानी समास का अर्थ क्या है। समास का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है इसका किसी चीज़ को छोटा करना, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं समास। यानी दो शब्दों को मिलाकर हम लोग उसको छोटा करके और एक नया शब्द बना देते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर। अब मान लीजिए हम लोगों ने बोला विद्या के लिए आल्य। ठीक है, तो उसमें चार हो जाते हैं शब्द, विद्या के लिए आल्य। तो उसमें हम लोग उसको छोटा करते हैं, उसको एक छोटा रूप दे देते हैं और लिखते हैं विद्यालय। ठीक है, तो विद्यालय शब्द जो हुआ वो एक समास बनने की प्रक्रिया, यानी समास के प्रक्रिया के बाद जो होता है एक समस्त पद बनता है वो। तो अब हम लोग देखते हैं कि समास के जो अंग होते हैं, यानी कि उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं समास। एक तो समस्त पद और दूसरा समास विग्रह। ये इस समास के दो पार्ट हैं, दो अंग हैं इसके। अब समस्त पद देखिए क्या होता है। समस्त पद यानी जो समासिक प्रक्रिया है, यानी समास जो बनता है, ये समस्त पद बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसके द्वारा बने हुए शब्दों को समस्त पद कहते हैं। यानी जो कई सारे शब्द होते हैं उनको हम लोग जोड़कर जो एक नया शब्द बनाते हैं, कई शब्दों को जोड़कर। जैसे इसमें मैंने आपको विद्या के लिए आल्य बताया। ठीक है, तो उसके लिए देश के लिए भक्ति, तो उसमें देश के लिए भक्ति के लिए हम लोग एक शब्द लगा देते हैं, देशभक्ति। तो यहाँ पर समस्त पद क्या हुआ, देशभक्ति जो है वो समस्त पद है, विद्यालय समस्त पद है। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग समस्त पद में कम से कम दो शब्द होते हैं। यानी दो शब्दों का अर्थ मतलब ये है कि जैसे विद्या और आल्य मिला के विद्यालय बनता है, उसमें जुड़ने के लिए यानी समस्त पद बनने के लिए दो शब्द होने चाहिए। पहला जो पद होता है उसको बोलते हैं हम लोग पूर्व पद, और दूसरा पद जो होता है वो होता है उत्तर पद। ठीक है, फिर जैसे अब घुड़सवार है, घुड़सवार एक समस्त पद बनता है। अगर उसको हम अलग अलग यानी उसको हम लोग विग्रह करके देखते हैं तो वो बनता है घोड़े पर सवार। ठीक है, अब हम लोगों ने अब आप ये देखेंगे कि इसमें समस्त पद कौन सा बना है, कैसे बना है। तो इसमें घुड़सवार पर यानी घोड़े पर सवार को हम लोग जोड़ देते हैं। अब ये तीन शब्द यहाँ पर आए हैं, घोड़े पर सवार। ठीक है, इन तीनों को हम लोग जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं जो समस्त पद है। अब घोड़े और सवार ये हमारे पूर्व पद और उत्तर पद हुआ, और पर जो साथ में आया है वो है इसमें कारक विभक्ति। तो जब हम लोग समास यानी समस्त पद बनाते हैं तो जो कारक विभक्तियां होती हैं, कारक चिन्ह होते हैं, उनका लोप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा समास विग्रह। अब विग्रह में देखिए कि विग्रह में क्या होता है। अब विग्रह जब हम समस्त पद जब हम समस्त पद को अलग अलग करके दिखाते हैं तो इस अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको समास विग्रह करते हैं। यानी जब इकट्ठा करके बनाते हैं तो वो हुआ समस्त पद, और जब उसी समस्त पद को तोड़ देते हैं यानी जो पहले वाला रूप है उसी में हम लोग उसको वापस डाल देते हैं तो वो होता है समास विग्रह। यानी उसको वापस तोड़ देना, उसको अलग अलग कर देना। अब समस्त पद में जैसे घुड़सवार वहाँ पे बताया था कि अगर उसका घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार शब्द को हम लोगों ने समस्त पद बनाया तो घुड़सवार शब्द हो गया। अब उसी घुड़सवार को अगर हम लोग अलग अलग करके फिर से उसको तोड़ के अलग अलग करते हैं, उसका विग्रह करते हैं, तो वो शब्द बनता है घोड़े पर सवार। ओके, अब उसके बाद जैसे समस्त पद इसमें है माखन चोर। अब माखन को चुराने वाला, अगर उसका हम लोग विग्रह करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे तो शब्द बनते हैं माखन को चुराने वाला। हवन सामग्री अगर शब्द है, ये है हमारा समस्त पद हवन सामग्री। तो अगर उसको हम लोग अलग अलग यानी उसका अगर विग्रह करते हैं, समस्त पद का अगर विग्रह हम लोग करते हैं तो शब्द बनते हैं हवन के लिए सामग्री। ओके, अब देखते हैं इसमें समास के भेद कितने होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व और
बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बेटा अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव होता है जो शब्द यानी अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वो प्रधान भी होता है और वो अव्यय होता है। वो प्रधान होता है वो शब्द और अव्यय भी होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए जिसका एक बार ये जिसका समासिक जो यानी उसका समास बनने के बाद जो पद होता है यानी एक नया शब्द बनता है वो भी अव्यय बन जाता है। जैसे अनजाने, अनजाने जो है वो स्मस्त पद है। अब इसमें अन जो है, ठीक है, अन और जाने ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तो यहाँ पर हम लोग इसको है बिना जाने, इसका अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो बिना जाने। अब उसको हम लोग एक शब्द देते हैं अनजाने। अब जैसे इसमें है भरपेट, भरपेट का होता है समास अगर विग्रह करेंगे पेट भर कर, तो इसका पहला पद क्या हुआ, यानी समस्त पद है भरपेट, भरपेट का पहला पद हुआ भर। ठीक है, बेकसूर का पहला पद हुआ बे और यथाशक्ति में पहला पद हुआ यथा। ये तीनों के ही तीनों क्या हैं, अव्यय हैं। ठीक है, तो इनके बाद एक नया शब्द बनता है यहाँ भर पेट। अब पेट भर कर, अब यहाँ पर शब्द बना भर पेट। बेकसूर बिना कसूर के, बे मतलब बिना, तो यहाँ पे बिना कसूर के मतलब बेकसूर, उसका हम लोगों ने समस्त पद बनाया बेकसूर। यथाशक्ति, इसका फिर अगर हम लोग विग्रह करके देखते हैं तो इस शक्ति के अनुसार, और इसमें पहला पद क्या हुआ यथा। और एक इसमें अव्ययी भाव में ऐसा होता है बेटा एक ही शब्द अगर दो बार रिपीट होता है, यानी सेम एक ही शब्द अगर हम लोग दो वजह से हाथों हाथ है, ठीक है, हाथ हाथ ही हाथ में, अगर उसको हम लोग उसका विग्रह करेंगे तो हाथ ही हाथ में, रातों रात अगर शब्द है तो रात ही रात में, तो ये इस तरह के जो शब्द हैं यानी एक शब्द दो बार प्रयोग किया गया है तो उसमें भी अव्ययी भाव समास होता है। उसके बाद आता है बेटा तत्पुरुष। तत्पुरुष में इस समास का जो दूसरा पद होता है, दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला जो पद होता है वो गौण होता है, यानी इसमें महत्व क्या होता है, दूसरे पद का होता है। दूसरा जो यानी दूसरा पद क्या होता है जिसको हम लोग उत्तर पद बोलते हैं, तो उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है और जो पहला पद होता है उसको हम लोग महत्व नहीं देते। समस्त पद बन जाने के बाद दोनों पदों के बीच के जो विभक्ति चिन्ह यानी कारक चिन्ह जो होते हैं उनका लोप हो जाता है, यानी उनको हटा दिए जाते। कारक चिन्ह जैसे इसमें का, के लिए, से आदि इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हट जाते हैं। जैसे स्वर्ग को गत, ये शब्द होते हैं, जैसे तीन शब्द हैं इनको हम लोग इकट्ठा करके इसका समास बना के हम लोग शब्द बनाते हैं स्वर्ग गत। देश के लिए भक्ति, अब उसका समस्त पद होगा देश भक्ति। हस्त से लिखित, हस्त लिखित। शरण में आगत, शरणागत। अब ये जो शब्द होते हैं इनको हम लोग जैसे तीन चार शब्द हैं उनको मिलाकर हम लोग एक शब्द बनाते हैं, वो होता है समस्त पद। अगर हम लोग उसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करने के बाद वही जो शब्द होते हैं जो पहले होते हैं, यानी कहने का अर्थ ये है बेटा कि अगर उनको जोड़ा हुआ होता है तो समस्त पद हो जाता है और अगर उनको दोबारा से हम लोग तोड़ देते हैं तो समास का जो होता है वो विग्रह हो जाता है। ठीक है, अब ये इधर वाला जो हम लोग एक साइड ये सॉरी इसमें समास विग्रह आएगा ऊपर, तो ये जो है समस्त पद ये एक साइड यानी स्वर्गगत जो है वो समस्त पद है और स्वर्ग को गत इसमें विग्रह है। उसके बाद आता है, ये आपको ध्यान देना है बेटा कि द्विगु समास और कर्मधारय समास ये दोनों तत्पुरुष के ही दो उपभेद हैं। ठीक है, अब ये एक बार मैं आगे आपको बताऊंगी, ये दोनों ही इसके उपभेद हैं। तो द्विगु हम लोग करते हैं जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, यानी जहाँ संख्या दिखाई गई होता है वो द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा है, चार राहों का समूह, तिरंगा है, तीन रंगों का समाहार। तो इस तरह से जहाँ हम लोगों को संख्या दिखती है यानी संख्यावाची जो पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, वहाँ होता है क्या द्विगु समास। अब जैसे दोपहर है, दोपहरों का समाहार, त्रिभुज है, तीन भुजाओं का। अब यहाँ पे जैसे पंजाब है
तो 5 आबों का। तो ऐसे ही जहाँ संख्यावाची यानी पहला पद जहाँ संख्यावाची होता है वो होता है द्विगु समास। उसके बाद हमारा आता है कर्मधारय। कर्मधारय में जिस मस्त पद में पूर्व पद जो होता है, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, यानी एक उसमें से विशेषण होता है, विशेषण मतलब जिसकी विशेषता, जो मतलब जो विशेषता होती है, और विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी एक वो संज्ञा शब्द मिलेगा और दूसरा उसकी विशेषता मिलेगी। अब जैसे नील गाय है, नीली है जो गाय, अब यहाँ पर क्या है, नीली जो है, नीला वो शब्द क्या हुआ, विशेषण, और गाय जो है वो है विशेष्य। ठीक है, अब इन दोनों शब्दों में यानी दोनों पदों में यहाँ आप उसका विशेषण और विशेष्य का संबंध है। पहले वाला जैसे इसमें महान राजा लगा लो, महान राजा, तो महान है जो राजा, ठीक है, उसमें महान शब्द है वो है विशेषण और राजा जो है वो है विशेष्य, यानी दोनों शब्दों में विशेषण और विशेष्य का संबंध है। अब एक चीज हमें और देखनी है, मान लीजिए इधर हम लोग नीलकंठ लिखते हैं, ठीक है, नीला है जो कंठ, यानी अगर हमें उस चीज की विशेषता बतानी है, जैसे यहाँ हम लोगों ने कंठ की विशेषता बताई, तो यहाँ समास होगा कर्मधारय। ठीक है, क्योंकि हमने कंठ की विशेषता बताई है। अगर उसी चीज को हम लोग तीसरा पद यानी बहुव्रीहि जो समास होता है उसमें अगर तीसरा पद हम लोग प्रधानता दिखाते हैं तो वहां हम लोग नीलकंठ को, जैसे शिवजी, नीला है कंठ जिसका, ऐसे इसका विग्रह करेंगे। तो ये दोनों चीजें यानी कर्मधारय और ये जो बहुव्रीहि है, इसमें हम लोगों को विग्रह पर स्पेशली ध्यान देना है कि विग्रह के अनुसार यहाँ हम लोग ये लगाएंगे समास। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला द्वंद्व समास। द्वंद्व का अगर हम लोग अर्थ देखें तो द्वंद्व समास का अर्थ क्या, द्वंद्व का अर्थ होता है झगड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो झगड़ा कैसा होता है, जो बराबरी वाले होते हैं उन्हीं में झगड़ा होता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, दोनों पद बराबर होते हैं, इसलिए तो उनमें झगड़ा है। ओके, हम लोग ये समझ सकते हैं कि दोनों पद प्रधान हैं, दोनों प्रधान बने रहना चाहते हैं, इसलिए उनके बीच में झगड़ा है। कहने का अर्थ ये है कि द्वंद्व समास में दोनों ही पद, जो पूर्व पद और उत्तर पद जो होते हैं वो दोनों प्रधान होते हैं। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकते हैं कि ये गौण है या ये प्रधान है, नहीं, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इन दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब हम लोग इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय यहाँ और या शब्द का प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसमें देखिए आप, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, माता पिता, भाई बहन, दाल चावल, खट्टा मीठा, ठीक है, दिन रात, तो इसमें जितने भी शब्द हैं इनमें आएगा एक योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, हम लोग इन दोनों को बराबर का महत्व देते हैं। अब उसको अगर हम लोग विग्रह करते हैं तो जैसे अमीर और गरीब, खट्टा और मीठा, दिन और रात, माता और पिता, भाई और बहन, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका विग्रह करेंगे। फिर आता है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि मतलब जो हमारा आखिरी समास है वो बहुव्रीहि है। तो इसमें देखिए, इस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बल्कि एक समस्त पद किसी तीसरे पद को प्रधान बनाते हैं, यानी जो समस्त पद वाला होता है वो प्रधान होता है। एक नया शब्द जो बन के आता है वो किसी तीसरे को ही प्रधान बना देता है। वो पहला पद भी प्रधान नहीं होता, दूसरा भी नहीं होता, वो एक तीसरा जो होता है वो प्रधान होता है। अब इसका जब हम लोग विग्रह करते हैं तो इसके अंत में वाला, वाली, जिसका, जिसकी, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जैसे नीलकंठ शब्द मैंने आपको बताया था, नीलकंठ, अब नीला है जो कंठ, ये क्या हुआ, अगर हम लोग ऐसे बोलते कि नीला है जो कंठ तो वहाँ होगा कर्मधारय समास। और अगर हम लोग कहते हैं नीला है कंठ जिसका, तो हमें ये पता है कि हम लोग शिवजी के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, शिवजी के लिए एक नीलकंठ शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उनका गला जो हो वो नीला है, इसलिए उनको नीलकंठ बोला गया है। अब यहाँ हम लोग इन शब्दों पर ध्यान नहीं देते, हम लोग उस तीसरे अर्थ पर ध्यान देते हैं जो
भगवान शिव है। यानी अगर हम लोग ये कहते हैं कि नीला है कंठ जिसका, तो हमें ये पता है कि हम लोग शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं। दशानन, दशानन किसको बोला जाता है? रावण को। 10 हैं आनन जिसके, अब यहाँ पर रावण। पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके, तो यहाँ पे श्री कृष्ण। तो गजानन, गज के समान आनन वाला या गज के समान आनन है जिसका, गणेश जी। तो यहाँ आप देखिए कि अगर मान लो हम लोग पीताम्बर शब्द का प्रयोग करते हैं, पीताम्बर में अगर हम लोगों ने विग्रह इस तरह किया कि पीले हैं अंबर जिसके, तो उसका कृष्ण जी आता है, तो वो एक तीसरा पद प्रधान हुआ। यहाँ आएगा बहुव्रीहि समास। अगर हम लोग उसको ऐसे उसका विग्रह करते हैं कि पीले हैं अंबर जो, यानी या पीले हैं जो अंबर, अब यहाँ पर उन कपड़ों की, यानी अंबर मतलब कपड़े, तो यहाँ पर उन कपड़ों की विशेषता बताई गई है। यानी पीले जो है, पीले उसकी विशेषता हुई और अंबर जो है वो हुआ विशेष्य। ठीक है, तो यहाँ पर कपड़ों की विशेषता बताई गई है कि वो पीले हैं, तो वहाँ समास होगा हमारा कर्मधारय। तो आगे अगर हम लोग बेटा देखते हैं कि हमारे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, अगर उसमें दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, मान लीजिए नीलकंठ में है या पीताम्बर में है, उसमें किसी ने ये पूछा कि इनमें कौन सा समास है, और कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों ही ऑप्शन में दिए हैं, तो वो वहाँ पर हम लोग बहुव्रीहि लगाएंगे, क्योंकि बहुव्रीहि जो समास होता है वो एक पूरा समास है, और जो कर्मधारय है वो तत्पुरुष समास का एक उपभेद है। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे सामने दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम उस समय बहुव्रीहि समास लगाएंगे, ना कि कर्मधारय, क्योंकि वो उपभेद है, मुख्य नहीं है, वो उपभेद है। तो यहाँ हम लोग बहुव्रीहि को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद जैसे आता है, हम लोग ये चित्र देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा अभ्यास हो जाता है। अब पहला जो चित्र दे रखा है, इसमें क्या है, कुछ प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, पुस्तकों के लिए आलय, पुस्तकालय, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। यहाँ पर दशानन, 10 है आनंद जिसके, दशानन। यहाँ पर माखन को चुराते हुए, माखन चोर शब्द यूज करते, माखन को चुराने वाला। यहाँ पर गज के समान आनन यानी गजानन। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, नीलकंठ। तो इस तरह से हम लोग ये जो पिक्चर है, इनके माध्यम से, इन चित्रों के माध्यम से हम लोग समास की प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद बेटा।